नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपका वर्ण परिवर्तन की इकाई कितने होते हैं, 4 होता है। लिंग, वचन, काल, कारक। तो इसमें लिंग वचन हो गया है, काल और कारक भी पूरा होने वाला है। इसके बाद इसका प्रश्नोत्तरी होगा। तो चलिए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, शुरुआत करते हैं फिर। पूरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जो बिन देखा आपनो, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, जो साबुन पानी बिना, निर्मल हो ये सुभाए कबीरा, निर्मल हो ये सुभाए। कबीरदास जी कहते, मैंने संसार में बुराई ढूंढने को निकला, लेकिन मैंने जब अपने आप को झांका, अपने आप को पहचाना, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझसे ज़्यादा बुरा आदमी कोई नहीं हो सकता। इसलिए पहले अपने आप को, अगर आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, है ना। अपने आप को पहचानिए। और कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए। अगर आपका कोई निंदा करता है, कोई गुण दोष को आपको निकालता है, तो उसको अपने पास बिठा के रखना चाहिए, क्योंकि वही एक व्यक्ति है जो आपके गुण और दोषों का अवलोकन करता है। उसको ऊंचा स्थान देना चाहिए। चलिए फटाफट जुड़ जाइए, फिर शुरुआत करते हैं। तीसरा पॉइंट हमने काल और कारक में पढ़ाया था, जिसमें तीसरा पॉइंट है भविष्यकाल। भविष्यकाल में हमने आपको पढ़ाया था कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल चल रहा समय होता है, भूतकाल बीता हुआ समय होता है, और भविष्यकाल जो है आने वाला कल होता है। भविष्यकाल में आने वाला कल होता है। आने वाला समय, आने वाला समय होता है। इसकी जो परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय या घटना का बोध हो, उसे भविष्यकाल कहते हैं। उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे आता है, राजू अखबार। इसमें आपका जो पहचान होता है, पहचान में आप जानते रहेंगे गा, गी, गे आदि आते हैं। उदाहरण है, जैसे आपका आता है, राजू अखबार पढ़ेगा। दूसरा है, तो यहाँ पर जो सहायक क्रिया है, गा है, ये सहायक क्रिया है, तो इसीलिए ये आपका कौन हो जाएगा, भविष्यकाल होगा। अभी राजू ने अखबार नहीं पढ़ा है, पढ़ने की संभावना है। मोर जंगल में नाचेगा। तो यहाँ पर भी
मोर जंगल में नाचेगा। तीसरा है राधा गाएगी। राधा गाएगी, तो यहाँ पर गा गी, तो यहाँ पर जो है सारे सहायक क्रिया लगेंगे और सहायक क्रिया आपका भविष्यकाल होगा। भविष्यकाल होगा। तो आप जानते रहें क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय का बोध कराते हैं, उस घटना को या उस समय को भविष्यकाल कहते हैं। इसकी पहचान होती है गा गी गे आदि। राजू अखबार पढ़ेगा, सहायक क्रिया है। मोर जंगल में नाचेगा, सहायक क्रिया है। राधा गाएगी, भविष्यकाल है ना। ये भी सहायक क्रिया गा गी गे ही आएगा। जिस वाक्य के अंत में क्रिया के साथ गा गी गे आदि जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर भविष्यकाल की क्रिया होती है। तो जानते रहें। चलिए आगे चलते हैं। इसके तीन भेद हैं। इसके तीन भेद हैं। नंबर 1, सामान्य भविष्यकाल। नंबर 2, संभाव्य भविष्यकाल। नंबर 3, हेतु मद भविष्यकाल। हेतु मद भविष्यकाल। तो आप जानते रहे इसके तीन भेद हैं। ज़्यादातर यही दोनों आने की संभावना रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु मद भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु मद भविष्यकाल। तो आप जानते रहे इसके तीन भेद हैं। नंबर 1 आपका आता है सामान्य भविष्यकाल। चलिए, तो ये सारे आपके संभाव्य भविष्यकाल या सामान्य भविष्यकाल, हेतु मद भविष्यकाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके तीन भेद होते हैं। नंबर 1, सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल में इसमें आपका आने वाले कल के, आने वाले समय की सूचना मिलती है। आने वाले समय के बारे में कहा जाता है। इसकी जो परिभाषा होगा, आने वाला समय, आने वाला समय, इसकी जो परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से आने वाले, क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से आने वाले समय या घटना का बोध हो, सामान्य भविष्यकाल कहलाता है। सामान्य भविष्यकाल होगा। इसकी जो पहचान होता है, पहचान इसका है एगा, एगी, एंगे।
एगा, एगी, एंगे। अब आप जानते रहें एगा शब्द जो है एक वचन है, एगी शब्द जो है स्त्रीलिंग है, और एगे शब्द होता है बहुवचन। उदाहरण है, जैसे नंबर 1 पर आता है वह अखबार पढ़ेगा, वह अखबार पढ़ेगा। तो यहाँ पर यहाँ सहायक क्रिया है, एगा आया है, एगा ये सहायक क्रिया है, तो इसलिए सामान्य भविष्यकाल होगा। राधा नाचेगी, तो यहाँ पर एगी आया है सहायक क्रिया, तो यहाँ पर सामान्य भविष्यकाल होगा। यहाँ पर सामान्य भविष्यकाल होगा। वह अखबार पढ़ेगा, राधा नाचेगी, कुत्ते रात में भौंकेंगे, शेर जंगल में दहाड़ेगा। ये सारे आपके सामान्य भविष्यकाल होते हैं। क्रिया के जिस रूप में सामान्य रूप से आने वाले समय या घटना का बोध हो तो वहाँ पर सामान्य भविष्यकाल होगा। इसकी पहचान होता है एगा, एगी, एंगे। तो एक वचन आपका एगा है, एगी आपका स्त्रीलिंग है, एगे आपका बहुवचन है। वह अखबार पढ़ेगा सहायक क्रिया है, राधा नाचेगी ये जो है आपका स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर आपका एगा, एगी आदि का बोध हो रहा है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा सामान्य भविष्यकाल। अगला जो इम्पॉर्टेंट है ये जरूर आता है, दूसरा पॉइंट है संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमद भविष्यकाल ये दोनों बहुत आते हैं। संभाव्य भविष्यकाल, इसकी परिभाषा है इसका जो ट्रिक है भविष्य में होने वाली संभावित घटना, भविष्य में होने वाली संभावित घटना, इसका जो परिभाषा है क्रिया के जिस रूप में कार्य के भविष्य में, क्रिया के जिस रूप में कार्य के भविष्य में, क्रिया के जिस रूप में कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, होने की संभावना हो, लेकिन इसमें क्रियाओं का, लेकिन इसमें क्रियाओं का निश्चित पता नहीं चलता, निश्चित पता नहीं चलता, संभाव्य भविष्यकाल होगा। संभाव्य भविष्यकाल होगा। संभाव्य भविष्यकाल होगा। क्रिया के जिस रूप में
कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, लेकिन इसमें क्रियाओं का निश्चित पता नहीं चलता, संभाव्य भविष्यकाल होता है। तो इसको देख लीजिए एक बार, इसके उदाहरण, इसके पहचान आते हैं। इसकी जो पहचान होते हैं, पहचान है, एक तो आता है ए, एक आता है ऐ, एक आता है ऊ। तो ए, ऐ और ऊ, है ना, ये पहचान होता है। और इसके अलावा शायद शब्द जुड़ा रहता है, शायद। तो जैसे आपका आता है शायद हो, संभव हो, ये सारे जुड़ा रहते हैं। जैसे आज होगा, शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी, ये संभाव्य भविष्यकाल होगा। इसमें जो है ये शायद शब्द जुड़ा रहता है संभाव्य भविष्यकाल में, है ना, संभावित है। शायद आपका, ये आपका शब्द है, संभावना व्यक्त की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है भविष्य में घटना होने की, शायद आज वर्षा होगी। दूसरा पॉइंट है, राजू जयपुर जा, राजू जो है, राजू प्रतापगढ़, राजू प्रतापगढ़ जाएं। तो यहाँ पर अभी गए नहीं हैं, जाने की संभावना है, तो ए शब्द आया है, गागी गे नहीं है, यहाँ पर ए शब्द है। तो यहाँ पर संभाव्य भविष्यकाल होगा, राजू प्रतापगढ़ जाएं। हो सकता है कल मैं नहीं आऊं। अगला है, हो सकता है कल मैं नहीं आऊं। आप जानते रहे संभाव्य भविष्यकाल में भविष्य में होने वाली संभावित घटना, क्रियाओं के जिस रूप में कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, लेकिन इसमें क्रियाओं का निश्चित पता नहीं चलता, संभाव्य भविष्यकाल होता है। इसमें ए, ऐ, ऊ, शायद, शायद आज वर्षा होगी, राजू प्रतापगढ़ जाए। और अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, हो सकता है कि कल मैं ना आऊं। हो सकता है कि कल मैं ना आऊं। तो ये यहाँ पर हो सकता है, जैसे शायद का प्रयोग होता है, उसी तरह यहाँ हो सकता है संभावना व्यक्त की जा रही है। और संभावना व्यक्त किससे की जा रही है? भविष्य में, भविष्य में होने वाली घटनाओं को व्यक्त किया जा रहा है। व्यक्त करना, संभावना व्यक्त करना। तो आप जानते रहें, शायद आज वर्षा हो, शायद चोर पकड़ा जाए, है ना। तो ये शायद शब्द भी लगता है और संभावना भी होता है, हो सकता है, अगर भी लगता है, अगर मैं ना आऊँ, है ना। तो ये सारे होते हैं। तो आप जानते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है आपका, हेत हेतु मद भूत भविष्यकाल। हेत हेतु मद भविष्यकाल। भविष्यकाल में शर्त का होना, इसका जो ट्रिक है, भविष्यकाल में शर्त का होना, भविष्यकाल में शर्त का होना। अगला इसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के
जिस रूप में भविष्य काल में अगर शर्त जोड़ दिया जाए, अगर शर्त जोड़ दी जाए तो वहाँ तो हेत हेतु मत भविष्य काल होगा। वहाँ हेत हेतु मद भविष्य काल होगा। यहाँ आप जानते रहें, क्रिया के जिस रूप में भविष्य काल में अगर शर्त जोड़ दिया जाए, है ना, क्रिया की भविष्य काल होगी। अगर क्रिया भूतकाल की हो तो हेत हेतु मद भूतकाल होगा। क्रिया अगर भविष्य काल की होगी, उसके साथ शर्त लगा हो तो हेत हेतु मद भविष्य काल होगा। क्रिया अगर भूतकाल की हो और उसके साथ शर्त लगा हो तो हेत हेतु मद भूतकाल होता है। जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, तो पास हो जाओगे। तो यहाँ आप जानते रहें, तो यहाँ पर अगर तुम मेहनत करोगे तो अगर क्या है, ये शर्त का भाव है। अगर क्या है, ये शर्त का भाव है। और मेहनत करोगे ये आपका भविष्य काल की क्रिया है। कौन सी क्रिया है? भविष्य काल की क्रिया है। भविष्य काल की क्रिया में अगर शर्त जोड़ दिया जाए तो हेत हेतु मद भविष्य काल होगी। अगर पहला अगर भविष्य काल क्रिया है तो दूसरा भी भविष्य काल की ही क्रिया होगी। पहला अगर भूतकाल की क्रिया है और ये आपका शर्त लगा है तो दूसरा भी भूतकाल की क्रिया होगी और ये आपका हेत हेतु मद भूतकाल होगा। चलिए देख लीजिए, हेत हेतु मद भविष्य काल। भविष्य काल में शर्त का होना, क्रिया के जिस रूप में भविष्य काल में अगर शर्त जोड़ दिए जाए तो वहाँ पर हेत हेतु मद भविष्य काल होगा। तो मैंने आपको बताया, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ये शर्त का भाव है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि छुट्टियां होगी तो मैं आगरा जाऊंगा। यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगा। तो यदि क्या है? यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगा। यहाँ यदि क्या है? यदि आपका शर्त का भाव है और यहाँ छुट्टियां होंगी, ये आपका भविष्य काल की क्रिया है। भविष्य काल की क्रिया है और यहाँ भी भविष्य काल है। तो आप जानते रहें, भविष्य काल में यह शर्त का भाव लग जाए तो हेत हेतु मद भविष्य काल होगा। यदि अधिक पेड़ पौधे लगाओगे तो वर्षा अधिक होगी। यदि तुम अधिक पेड़ पौधे लगाओगे तो पर्यावरण शुद्ध होगा। तो यहाँ पर लास्ट में गा गी रहेंगे और उसके साथ अगर शर्त का भाव हो, यदि हो, अगर हो, मगर हो, ये सारे शर्त का भाव हो, तब वहाँ पर हेत हेतु मद भूतकाल भविष्य काल होगा। और अगर इसको भूतकाल बनाना हो तब, तो भूतकाल बनाना हो तो कैसे होगा? हाँ, यदि छुट्टियां होती तो मैं आगरा जरूर जाता। यदि छुट्टियां होती तो मैं आगरा जाता। इसका मतलब है छुट्टी नहीं हुई, कार्य हो चुका है। तो यहाँ पर क्रिया कौन क्या होगी? भूतकाल क्रिया होगी।
यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, तो सफल हो जाते। तो ये भूतकाल की क्रिया है। ठीक है, तो ये सारे आपके, और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, वह कमाए तो मैं खाऊं। तीसरा पॉइंट है, वह कमाए तो मैं खाऊं। लेकिन इसका मतलब है कि अभी वो खा नहीं रहा है, अभी जो है कमा नहीं रहा है, आगे भविष्य में कमाने का है। लेकिन एक शर्त लगा दिया है, ज़्यादातर मिश्रित वाक्य है, तो लगा है, बीच में मिश्रित वाक्य है। वह कमाए तो मैं खाऊं, है ना, वह गाए तो मैं नाचूं, है। तो इसका मतलब है यहाँ भी आपका एक जो है कंडीशन लगा हुआ है। ये तो जो है यहाँ पर शर्त का भाव कर रहा है। तो शब्द यहाँ पे क्या है, शर्त का भाव है। वह कमाए तो मैं खाऊं, है ना, तो यहाँ पर शर्त का भाव है। और इसीलिए जो है ये कौन सा हो जाएगा, हेत हेतु मद भविष्य काल। तो मैंने आपको बताया सामान्य भविष्य काल और संभाव भविष्य काल और हेत हेतु मद भविष्य काल। भविष्य काल 3 होते हैं, आने वाले कल का, आने वाले घटना का वर्णन होता है, आने वाले समय का वर्णन होता है ना, आने वाला कल होता है, भविष्य काल होता है, चल रहा समय वर्तमान काल, बीता हुआ समय भूतकाल। ठीक है, वर्तमान काल 5 होते हैं, भूतकाल 6 होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। अब आइए जो है कारक, अगला पॉइंट है कारक। कारक आप जानते हैं, कारक आपके स्वतंत्र होते हैं। कारक में इंग्लिश में कहते हैं इसको केस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, केस। कारक माने होता है कार्य करने वाला। कारक अर्थ क्या होता है, कार्य करने वाला, है ना। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कार्य करने वाला। कार्य करने वाला। कारक जो है ये स्वतंत्र होते हैं। कारक क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ये है ना, कहीं भी लगा सकते हैं, तो इसका कोई बहुत विशेष जो है सहायता करते हैं, इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। कारक जो है संज्ञा प्लस सर्वनाम क्रिया के साथ संबंध स्थापित करते हैं। क्रिया के साथ क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। कारक जो है संज्ञा सर्वनाम यानी जोड़ने का कार्य करते हैं। कारक क्या काम क्या है, संबंध स्थापित मतलब क्या आता है, जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। अब इसकी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्रिया के साथ जुड़ करके, है ना, अर्थ में जो है सहायता करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे कारक कहते हैं। परिभाषा लिखिए, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने का, क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहते हैं, वाले शब्द कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहते हैं। अगला हेडिंग है, इसी में आता है विभक्ति या परसर्ग। विभक्ति या परसर्ग क्या होता है, विभक्ति या परसर्ग। विभक्ति या परसर्ग, विभक्तियों या परसर्ग जिन प्रत्ययों की वजह से कारक की स्थिति का बोध कराते हैं। इसकी परिभाषा है, जिन प्रत्ययों की वजह से कारक की
स्थिति का बोध कराते हैं। स्थिति का बोध कराते हैं। स्थिति का बोध कराते हैं। उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के माने गए हैं। के माने जाते हैं। हिंदी में विभक्ति का प्रयोग 8 प्रकार से माने जाते हैं। नंबर 1 आता है कर्ता कारक। नंबर 1 होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक में कर्ता ने, इसमें ने विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें ने विभक्ति का प्रयोग होता है कर्ता में। इसका जो परिभाषा है, वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के द्वारा जो क्रिया करता है कारक कहलाता है। जो क्रिया करता है कर्ता कारक कहलाता है। जो क्रिया करता है कर्ता कारक कहलाता है। इसमें ने विभक्ति लगता है। यह केवल भूतकाल वाक्यों में प्रयोग होता है। यह केवल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यह केवल भूतकाल वाक्यों में प्रयोग होता है। यह केवल भूतकाल वाक्यों में प्रयोग होता है। यह केवल भूतकाल वाक्यों में प्रयोग होता है। जैसे माँ ने बच्चों को सुलाया। जैसे होता है माँ ने बच्चों को सुलाया, तो यहाँ पर ने क्या हो जाएगा? ने आपका विभक्ति है। और कौन सी क्रिया है? भूतकाल की क्रिया है। यहाँ पर भूतकाल वाक्य यानी कार्य हो चुका है, क्रिया आपकी भूतकाल की है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। दूसरा है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। यहाँ फिर ने विभक्ति लगा है और कौन सी क्रिया है? भूतकाल की क्रिया है। ने विभक्ति लगा है और भूतकाल की क्रिया है ना। तो जहाँ पर ने विभक्ति लगा हो और क्रिया भूतकाल की हो, इसमें हमेशा क्या होता है? क्रिया भूतकाल की होती है। और वहाँ यहाँ पर जो कर्ता संज्ञा सर्वनाम के द्वारा क्रिया करता है वही कर्ता कारक कहलाता है। और कर्ता कारक कोई न कोई संज्ञा या सर्वनाम ही होता है। चलिए अगला दूसरा पॉइंट होता है कर्म कारक। कर्म कारक में को विभक्ति होता है।
कर्ता ने और कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, संबंध का की के रारी रे नानी ने अधिकरण में पर आन, संबोधन हे हो भरे कारक चिन्ह बखान। तो क्रिया जहाँ पर जो है 8 कारक होते हैं, समास में जो है 6 कारकों का प्रयोग किया जाता है, संस्कृत में 6 कारक होते हैं, आप जानते रहें। क्रिया जिसमें प्रभाव डालती है, क्रिया जिसमें प्रभाव डालती है, क्रिया जिसमें प्रभाव डालती है, संज्ञा सर्वनाम के द्वारा परिभाषा हो जाएगा इसका। संज्ञा सर्वनाम के ऊपर जब क्रिया प्रभावित करे तो वहाँ कर्म कारक होगा, तो वहाँ कर्म कारक होगा। और कर्म कारक में आप जानते रहें, अप्राणवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता। अप्राणवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता। और अप्राणवाचक आप लोग जानते हैं, अप्राणवाचक में जो निर्जीव होते हैं, पेड़ पौधे हो गए, कुर्सी हो गए, इसमें को का प्रयोग नहीं होता। जैसे लोगों ने शेर को भगाया, इसमें को लगेगा, प्राणवाचक में लगेगा। लोगों ने शेर को भगाया, पहला हो गया। दूसरा, लोगों ने शेर को भगाया, राधा ने कृष्ण को सुलाया, राधा ने कृष्ण को सुलाया। तो यहाँ पर आप जानते रहें, को का शब्द का प्रयोग यहाँ पर होता है, लेकिन अप्राणवाचक को एक विभक्ति है, अप्राणवाचक शब्दों के साथ नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है करण कारक। और करण कारक में से का प्रयोग होता है या के द्वारा, साधन का प्रयोग होता है, साधन का प्रयोग होता है। परिभाषा होगा वाक में कर्ता क्रिया के साथ साधन का प्रयोग करता है, करण कारक कहलाता है, करण कारक कहलाता है। जैसे आपका आता है के साथ के बिना अव्यय का भी प्रयोग होता है। इसमें के साथ के बिना अव्यय का भी प्रयोग होता है। अव्यय का प्रयोग होने पर भी करण कारक होता है। जैसे राम के बिना लक्ष्मण नहीं जाएंगे, तो यहाँ भी करण कारक है, नहीं राम के साथ ही रहेंगे वो। जैसे
उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पर साधन का प्रयोग किया जा रहा है। से किससे मारा? बाण से। तो बाण से क्या हो जाएगा? साधन का प्रयोग हो रहा है। दूसरा, वह रेलगाड़ी से लखनऊ जाता है। तो किससे जा रहा है? साधन का प्रयोग किया जा रहा है रेलगाड़ी से। वह बस से जाता है, वह हवाई जहाज से जाता है। तो यहाँ पर साधन का प्रयोग हो रहा है। दूसरा है, तीसरा, राजू चाकू से सब्जी काटता है। राजू चाकू से सब्जी काटता है। तो यहाँ पर जो साधन है, चाकू से सब्जी काटता है, साधन किसका प्रयोग कर रहा है? चाकू का। तो से का प्रयोग लगा करके, से विभक्ति का प्रयोग करके, और चाकू जो है यानी संज्ञा का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर वाक्यों में क्रिया के साथ जिस साधन का प्रयोग करता है वो करण कालक कहलाता है। तो आप जानते रहें। चलिए आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट है संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक में आप जानते रहें, इसमें आपका को के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ पर देना लेना हो, जहाँ पर दिया जाए या लिया जाए, तो वहाँ पर भी संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे आपका होता है, परिभाषा है, कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा है कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा है, या कुछ देता है या लेता है, या जिसे कुछ देता है या जिसे कुछ देता है या लेता है, तो वहाँ संप्रदान कारक होगा। तो वहाँ संप्रदान कारक होगा। जैसे आपका आता है, राजा भिक्षुक को दान देता है। राजा भिक्षुक को दान देता है। याद रखिएगा, यहाँ पर राजा क्या काम कर रहा है? को विभक्ति लगा है और देने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। अगर कह दिया जाए राजा भिक्षुक को मारता है, तब कर्म कारक होगा, क्योंकि यहाँ फिर देने लेने कार्य नहीं हो रहा है ना। को विभक्ति का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ देने लेने का कार्य हो, तब संप्रदान होगा। और जहाँ देने लेने का कार्य ना हो, वहाँ संप्रदान कारक नहीं होगा, कर्म होगा। वहाँ पर कर्म कारक होगा। भूखे के लिए रोटी ले आओ। भूखे के लिए रोटी ले आओ। तो यहाँ पर लेने के लिए कार्य हो रहा है,
और इसमें आपका के लिए विभक्त का प्रयोग हो रहा है। के लिए विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, जानते रहें। इसी तरह माँ बेटे के लिए खाना लाई, माँ बेटे के लिए खाना लाई, तो यहाँ पर के लिए विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो जहाँ पर जैसे राजा ने गरीबों को कंबल दान दिया, तीसरा चौथा कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा हो या जिसे कुछ देता हो या लेता हो तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक में को के लिए का विभक्ति का प्रयोग होता है। राजा भिक्षुक को दान देता है, भूखे के लिए रोटी ले आओ, माँ बेटे के लिए खाना लाई। और जैसे राजा गरीबों को कंबल दान देता है, तीसरा पॉइंट है चौथा, राजा गरीबों को कंबल दान देता है। तो यहाँ भी दान देना है ना, गरीबों को का शब्द प्रयोग हुआ है, विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक होगा। यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। दान दे रहा है ना, दान दे रहा है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। इसके बाद पांचवा है अपादान कारक। अपादान कारक में से विभक्ति का प्रयोग होता है अलग होने के लिए। अलग होना। अपादान कारक में जहाँ पर आपका इसमें आपका होता है गिरना, लजाना, ईर्ष्या करना, अलग करना, तुलना करना, ये सारे यहाँ पर अपादान कारक होते हैं। परिभाषा है जहाँ पर दो वस्तुओं की तुलना व अलग करना का बोध होता है, अपादान कारक होता है। अपादान कारक होता है। जहाँ पर दो वस्तुओं की तुलना करना, अलग करना आदि का बोध होता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे आपका जैसे है, एक उदाहरण है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, या आप जानते रहें पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर से शब्द है, पत्ता क्या होता है, से विभक्ति का जो प्रयोग हुआ है ये अपादान कारक है। और आप जानते रहें ये अशुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? पत्ते पेड़ से गिरते हैं। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? शुद्ध वाक्य है पत्ते पेड़ से गिरते हैं। और ये आपका अशुद्ध वाक्य है
अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है, अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर पत्ते पेड़ से गिरते हैं, पेड़ कोई कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर कर्म है ही नहीं है। इसीलिए जहाँ पर कर्म ना हो वहाँ कर्मक होता है, और जहाँ कर्ता के साथ कर्म हो वहाँ सकर्मक होता है। पत्ते पेड़ से गिरते हैं। आप जानते रहें, राधा सीता से सुंदर है, तुलना किया जा रहा है। राधा सीता से सुंदर है, तो यहाँ पर क्या है? राधा और सीता से तो विभक्त है ही है, से विभक्त क्या है? विभक्त है। राधा और सीता, यहाँ पर तुलना का भाव है। किसका भाव है? तुलना का भाव। इसी तरह बहू ससुराल से लजाती है, ये भी अपादान कारक है। शर्माने का भाव हो, लजाने का भाव हो, है ना? हाँ, रमा सीढ़ी से गिर गई तो गिरने का भाव हो, ये सारे आपके अपादान होता है। तीसरा होता है रमा सीढ़ी से गिर गई, सही है। तो यहाँ पर से क्या है? से विभक्ति जो है अलग होने का भाव है। गिर जाना भी अलग हो जाता है, वह रोग से मुक्त हो गया, अलग होने का भाव है। तो आप जानते रहें, अगला पॉइंट है संबंध कारक। संबंध कारक में आप जानते रहें, संबंध कारक में का, की, के, रा, हेलो, री, रे, ना, नी, ने। नमस्कार दोस्तों, इसमें 9 मैं एक बार विभक्तियां फिर होती हैं। राकेश पांडे कितनी विभक्तियां हैं? 9। टेलीफोन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। 9 विभक्तियां हैं। का, की का प्रयोग ज्यादातर समास में होता है, इकाई पढ़ा रहे हैं, और रा, री का प्रयोग शब्द ज्यादातर परिवर्तन की सर्वनाम इकाई में में होता है। अभी आपका सर्वनाम में प्रयोग होता है। लिंग वचन काल मेरा, कारक, मेरी, मेरे, इसमें आपके अपना, पढ़ाए हैं, अपनी, जिसमें अपने, लिंग और वचन हो गया है। काल व कारक सर्वनाम इसका बाकी। प्रयोग होता है। तो काल से शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट जुड़ जाइए। इसका परिभाषा है सर्वनाम का अपना, सर्वनाम का अपना। नंबर 1 पॉइंट है आपका काल। काल आपका लिंग काल वचन होता है, काल का अर्थ होता है नहीं होता, समय। काल का अर्थ होता है समय, बल्कि काल जो है समय की पहचान कराता है। ये कोई संज्ञा शब्द नहीं सर्वनाम होता के है, साथ कोई शब्द नहीं होता है, ये हालात या स्थिति होती है। कोई शब्द नहीं होता, संबंध दर्शाता है, संबंध दर्शाता हालात है। या स्थिति होती है, संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध स्थिति दर्शाता है, होती है। वहां पर संबंध कारक सर्वनाम कहलाता है। हालात या स्थिति होती है, तो कोई वहाँ समय नहीं होता है। आप जानते रहें, इसमें आपका काल का अर्थ संबंध होता है कारक, शब्द परिवर्तन की इकाई। आप लोग जानते हैं कितने प्रकार की होती है, मैंने सर्वनाम बताया था। शब्द परिवर्तन की इकाई कहलाता है, संबंध कारक सर्वनाम कहलाता है। जैसे 4 आपका आता प्रकार के है, होते हैं। पहला आपका आया था जैसे आपके उदाहरण है, यह लिंग, कार मेरी है, वचन, यह कार काल, मेरी है। व कारक। तो यहाँ लिंग, पर वचन, रा, री, काल रे व आया है, कारक। मेरा, मेरी, लिंग, वचन, मेरे, काल व ये कारक, संबंध कारक ये है। 4 प्रकार के होते हैं। तो आप जानते रहें, तो आपने यह लिंग पढ़ राजू की लिया, बेटी वचन पढ़ है, लिया, काल आप पढ़ रहे हैं। यह तो काल की जो परिभाषा होती है, राजू क्रिया की की होने की स्थिति बताना काल बेटी कहलाता है। है। इसमें आपका काल की परिभाषा होती है। तीसरा है वह क्रिया के रमा का पुत्र है। होने की तो यहाँ पर की, रा, री, रे स्थिति और को का, ये क्या हो जाएगा? विभक्ति का दर्शाना। प्रयोग हुआ है।
यहाँ संबंध दर्शा रहा है के बिटिया या राजू की बिटिया या क्रिया है ना, की होने कल्लू की की बिटिया नहीं स्थिति है। को दर्शाना और ये जो है काल राम कहलाता रमा का पुत्र है, राधा का पुत्र काल नहीं है। तो यहाँ पर कहलाता है। संबंध भी दर्शा रहा है और विभक्ति भी लगा है। यहाँ ये जो जितनी क्रिया की विभक्तियां होने हैं की इसका प्रयोग स्थिति कहीं न को कहीं किसी न दर्शाना किसी काल संज्ञा या कहलाता सर्वनाम है। को दर्शाते हैं, और आप जानते है ना, हैं कहीं न कहीं किसी न किसी आगे संज्ञा या बढ़ेंगे, सर्वनाम को आप देख लीजिए दर्शाते काल का हैं। अर्थ होता या है कार समय, मेरी कोई है, शब्द नहीं या होता, मोबाइल बल्कि मेरा हालात है या स्थिति ना, होती है। या गाड़ी मेरी है, शब्द ये परिवर्तन घर की मेरा इकाई है, आपके चार कहीं न होते कहीं हैं। दर्शा रहे हैं। लिंग, ठीक है, वचन, काल, कारक। चले जैसे आगे आपके फिर। लिंग पढ़ लिए, वचन पढ़ लिए, काल पढ़ रहे हैं, क्रिया की होने की स्थिति को दर्शाता है। अब आइए देखते हैं आगे काल के प्रकार। इसके बाद काल के प्रकार 7वां है अधिकरण काल के कारक। 3 प्रकार होते हैं। अधिकरण कारक में जो आपका प्रयोग होता है, पहला होता है इसके जो भूतकाल, विभक्त लगे होते हैं में, दूसरा होता पर, है ऊपर, वर्तमान काल, में, पर, ऊपर और का तीसरा प्रयोग होता होता है है अधिकरण कारक में। भविष्य काल। और इसमें जो है काल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। इसका इसमें अर्थ कोई जो होगा है आधार होता है, बीता बेस हुआ आधार समय। होता है। परिभाषा इसका है वर्तमान काल में चल रहा समय, और भविष्य काल में आने वाक वाला का कर्ता। समय। परिभाषा है वाक का काल में कर्ता आने वाला समय, जिस भूतकाल में आधार पर बीता आधारित हुआ होकर, समय, है ना, और वर्तमान जिस काल में चल रहा समय। आधार पर भूतकाल में ये आपके कितने भेद होते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? आधारित 6 भेद होते होकर हैं। भूतकाल कितने होते हैं? 6। क्रिया करता है। वर्तमान काल के जो भेद होते हैं 5 होते हैं। भविष्य काल जिस के जो आधार भेद पर होते आधारित हैं, होकर वो 3 क्रिया होते करता हैं। है। तो चलिए, भूतकाल में बीता हुआ काल यानी समय बीत जाता है, अधिकरण कारक तब कहलाता जाके है। जो है बीते हुए समय की घटना की जानकारी होती है, वो होता है भूतकाल। अधिकरण वर्तमान कारक काल में चल रहा समय यानी चलते हुए समय में जो घटनाएं कहलाता घटती है। हैं, वो आपका वर्तमान काल होता है। और भविष्य हमने काल में बताया आने है वाला समय होता है। अधिकरण जिसमें अधिकरण आने वाले समय कारक में जो घटनाएं घटित होती हैं, भविष्य के बारे में जो घटनाएं घटित होती हैं, वो आपका अधिकरण भविष्य काल कारक। होता है। चलिए आगे चलते हैं। आप अब जानते आइए रहे भविष्य काल की, उत्तमा ये आपका अवस्था भविष्य होती काल, है। वर्तमान काल, अवस्थाएं भूतकाल। विशेषण के पढ़े होंगे, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, अधिकरण चलते हैं कारक, आगे। उत्तमावस्था इसके बाद होती है। आपका जैसे नंबर 1 आता है रामू भूतकाल। छत पर है। भूतकाल की तो परिभाषा रामू है कहाँ पर बीता है? हुआ समय। छत इसका पर अर्थ है। क्या होता है? ये आपका बीता विभक्त हुआ का प्रयोग होगा। समय। रामू छत पर है, ये बीता विभक्त हुआ का समय प्रयोग में होगा। ये आपका भूतकाल होता है। क्रिया के कमरे जिस के रूप में बीच इसकी पंखा परिभाषा लगा है। लिखेंगे, कमरे के बीच क्रिया के जिस पंखा रूप लगा है। में, क्रिया के इसका आधार क्या है? कमरे जिस के रूप बीच में, पंखा लगा, इसका आधार क्रिया क्या है? के छत। जिस रूप में छत पे ही तो लगा है, बेस होता है ना, बीते हुए बेस समय इसका का क्या है? बोध हो, छत होता है। तो यहाँ भी जो है आधार ही है। पंखा कहाँ लगा है? कमरे के बीते बीच हुए में, मध्य में। समय का आधार का बोध हो रहा है। बोध हो, बेस। कमरे के बीच पंखा लगा है, तो बेस कहाँ है? छत नहीं है, छत गायब है, इसमें छत नहीं लिखा है। लेकिन बेस क्या है? छती है। क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय का बोध हो, उसे भूतकाल अगला कहते पॉइंट हैं। है, थोड़ा कठिन है, इसको लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट है उसे वह भूतकाल अगले साल कहते हैं। आएगा। उसे वह भूतकाल अगले कहते साल हैं। आएगा। क्रिया के जिस मास्टर रूप में जी बीते हुए कुर्सी समय पर का बोध बैठे हो, हैं। उसे भूतकाल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। या सर जी, सर जी इसके 6 भेद होते हैं। कुर्सी पर नंबर 1 आता है कुर्सी पर बैठे हैं। सामान्य भूतकाल। सर जी कहाँ बैठे हैं? कुर्सी पर। तो यहाँ पर कुर्सी नंबर पर, ये एक क्या आता है? है कुर्सी पर आधार है। सामान्य क्या है? भूतकाल।
कुर्सी नंबर पर 2 आता है ये आपका आधार है आसन्न भूतकाल। और वह अगले साल आएगा, इसका मतलब इस साल वो नंबर नहीं 3 आएंगे। आता है तो ये किसका है? उत्तम अवस्था है, आने वाला वर्ष, आने तो वाला साल में भूतकाल। आएंगे, वह अगले साल आएंगे, इस साल नहीं आएंगे। नंबर 4 पहला आता साल है है और पहले साल के ऊपर क्या है? दूसरा आएगा, यानी दूसरे साल आएंगे। अपूर्ण भूतकाल। तो उत्तम अवस्था ही सबसे ऊपर होता है। और उत्तम अवस्था नंबर में क्या होता है? 5 कोई आता वस्तु है सबसे ऊपर है। हेतु वह क्लास संदिग्ध कक्षा में पढ़ने में भूतकाल। सबसे तेज है, जिसका मतलब है सभी बच्चों में वो सबसे ऊपर है। पढ़ाई के मामले में सभी बच्चों में वो सबसे ऊपर है। संदिग्ध तो भूतकाल। यह अधिकरण के यहाँ उत्तम अवस्थाएं भी होती हैं। और नंबर और 6 आता है 8वां पॉइंट है और लास्ट है संबोधन हेतु कारक। हेतु मद भूतकाल। संबोधन का हेतु हेतु अर्थ मद होता है भूतकाल। यहाँ पर तो आप जानते रहे इसमें आपका 1 पुकारना। 2 3 4 5 संबोधन 6 का अर्थ होता है यहाँ पर भूतकाल पुकारना। के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। चलिए आगे परिभाषा चलते है। हैं, इसको आप जरूर याद रखिएगा। इसके 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल में बीता हुआ समय का जानकारी होता है। आसन्न भूतकाल में सामान्य भूतकाल से ही बनाया जाता है। इसमें पूर्ण भूतकाल में बीते हुए समय के पूर्ण रूप से जानकारी होती, बहुत समय बीत जाता आश्चर्य है। नहीं होता। अपूर्ण भूतकाल में बीते हुए समय की जानकारी का पता ही नहीं चलता किस समय बीत गया, वह अपूर्ण भूतकाल होता है। संदिग्ध भूतकाल में बीते हुए समय में संबोधन कारक में आश्चर्य नहीं होता, बल्कि संज्ञा सर्वनाम के द्वारा पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है। तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक होता है। यहाँ पर आश्चर्य नहीं होता, सिर्फ पुकारा जाता है। आश्चर्य तो विस्मयात बोधक में होता है ना? अरे सांप आ गया। तो यहाँ पर पुकारा जाता है। जैसे संबोधन कारक में आश्चर्य नहीं होता, सिर्फ पुकारा जाता है। यहाँ पुकारने का कार्य होता है। जैसे उदाहरण है, इसमें आपका आता है, हे रमेश यहाँ आओ। हे रमेश यहाँ आओ। तो यहाँ पर पुकारा जा रहा है कि बुला रहे कि हे रमेश, हे राजू यहाँ आओ। तो बुलाते हैं। तो हे शब्द जो है विस्मयात बोधक का चिन्ह लगता है और पुकारे कहते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, अरे अभय कहाँ है। जब आप कोई घर में गायब रहता है तो लोग पुकारते हैं, अरे भाई राजू कहाँ गए, है ना? तो वहाँ पुकारने का कार्य होता है, अरे अभय कहाँ है। तो हे रमेश यहाँ आओ, अरे अभय कहाँ है। आगे है तीसरा पॉइंट है, अजी सुनते हो। तो यहाँ पर पुकारने का कार्य होता है। और हमेशा जान लीजिए वाक् शुद्धि में हमेशा जो संबंध का संबोधन कारक होता है वो पहले आता है। ये चीज़ बाद में नहीं आएगा। अगर बाद में आया तो अशुद्ध हो जाता है। तो इसका जो पहचान होता है, पहचान इसका है, हे, अरे, ए भी होता है, पहचान का होता है।
हे अरे ए सुनो, सुनो, हे अरे सुनो, अजी आहा अहो, अजी आहा अहो आदि। ये संबोधन कारक होता है। हे रमेश यहाँ आओ, अरे अभय कहाँ है, अजी सुनते हो, हे अरे ए है ना, आश्चर्य यहाँ पुकारा जाता है, ए यहाँ आओ, तो ए शब्द आता है, सुनो है ना, कहते हैं यहाँ आओ, तो ए शब्द लगाते हैं, उस पर अनुनासिक का प्रयोग कर देते हैं। ए नाक के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक क्या होता है, जहाँ पर नाक और मुख दोनों का प्रयोग हो, वह नासिक होता है। अजी आहा अहो आदि, तो आप जानते रहें। और इसमें आपका मैंने कारक पूरा कर दिया। इसमें आपके एक आध दो हैं, आप करके आएंगे, है ना। पहले नंबर पर ये आप सुनते रहें, आप जानते रहें क्या होता है। इसमें आपका पहले नंबर पे होगा, वह रामू से घृणा करती है, तो ये कौन सा होगा। दूसरा, राजू गाड़ी से गिर गया। तीसरा, राधा स्कूटी से पढ़ने जाती है। राधा स्कूटी से पढ़ने जाती है। चौथा, राम के बिना लक्ष्मण अधूरे हैं। पांचवा, राधा से सुंदर डाली हैं। तो ये सारे आप करके इसमें मैसेज भेजेंगे, उसमें करके कौन सा कारक है, इसमें सभी अलग अलग कारक हैं, तो इसको आप मैसेज करके भेजिएगा। और इसमें आपका दृष्टिकोण ऐप पर जाइए और वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करें, तब उसमें आपको सारे उसमें मिल जाएंगे, सारे आपके जितने भी रहेंगे इसमें आपके मिल जाएंगे। और इस तरह आप जो है ये आपका कारक मैंने पढ़ाया है। इसमें आपके 8 प्रकार के होते हैं, हिंदी में 8 होते हैं, संस्कृत में 6 होते हैं, समास में 6 कारकों का प्रयोग होता है। कर्ता ने और कर्म को करण चिन्ह से जान, संबंधान को के लिए अपादान से मान, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में परान, संबोधन है हो भरे, कारक चिन्ह बखान। तो 8 कारक होते हैं और 8 कारकों का प्रयोग हिंदी में होता है। समास में 6 कारकों का प्रयोग होता है, कर्ता व संबोधन को छोड़कर, कर्ता और संबोधन को का प्रयोग नहीं होता है। और इस तरह मैंने आपको काल भी पढ़ाए। आपके वर्तमान काल आपके 5 होते हैं, भूतकाल आपके 6 होते हैं, भविष्य काल आपके 3 होते हैं, है ना, जिसमें समय का बोध कराता है, सारे सहायक क्रिया इसमें लगे रहता है। तो आप जानते रहें इसमें सारे सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। इसको आप ज़रूर देखिए, मैंने हर तरह से इसमें हर अलग अलग उदाहरण बताए हैं और समय भी समाप्त होता है। आगे फिर नेक्स्ट टाइम में आपको सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रश्नोत्तरी कराएंगे और प्रश्नोत्तरी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आपको अभ्यास इसमें होगा, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। ज़रूर आप इसमें डटे रहें, बने रहें। अगले समय पर फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।